देखिए यहाँ थर्ड पेपर में जैस्मिन एक नॉवेल है। जैस्मिन को लिखा है भारती मुखर्जी ने। अब देखिए जैस्मिन एक नॉवेल है, इसको भारती मुखर्जी ने लिखा है। इसकी सेटिंग जो है 1980 ईस्वी के आसपास की गई थी। और जैस्मिन जो है अमेरिका के में एक यंग वुमेन के बारे में कहानी है। एक्चुअली जैस्मिन ये नॉवेल है, इसको 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में इसको पब्लिश करवाया गया था। और ये नॉवेल है बट डोमेस्टिक टाइप का नॉवेल है और उसमें 241 पेजेज कंटेन होती हैं। जैस्मिन में कितने पेजेज हैं? 241 पेजेज हैं। और ये मुखर्जी का तीसरा नॉवेल है। इसके पहले इन्होंने 2 नॉवेल लिख दिया था, लेकिन ये तीसरा नॉवेल है। इसके बाद में बात करें, भारती मुखर्जी का ये तीसरा नॉवेल है और इसको फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया है। इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो इसके कैरेक्टर्स की बात करें, जैस्मिन के कैरेक्टर हैं। पहला तो ज्योति, जिसे जैस्मिन, जेन या जेस भी कहते हैं, यानी कि ज्योति का 4 नाम है। ज्योति का नाम रखवाया था जैस्मिन प्रकाश ने, जो कि उनके हस्बैंड थे। जेन नाम रखवाया था बर्ड ने और जेस नाम रखवाया था टेलर ने। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल, जैस्मिन ये नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है। अब जैस्मिन जो है ये पूरे प्ले में अपने जर्नी में इंडिया से इवोवा, अमेरिका में है इवोवा की जर्नी में ये बहुत ज़्यादा ही सफ़र करती है, बहुत ज़्यादा ही ये दुख दर्द झेलती है। और इसके बाद में दूसरा कैरेक्टर है प्रकाश। प्रकाश जो है जैस्मिन का फर्स्ट हस्बैंड है और ये जैस्मिन से शादी करती है। कहाँ पर करती है? हसनपुर, इंडिया में। इंडिया के हसनपुर में प्रकाश से शादी होती है जैस्मिन की। और प्रकाश जो है सिटी का एक मॉडर्न मैन है और प्रकाश ऑकेजन से एक इलेक्ट्रीशियन होता है। और ये जो है 2 जॉब करता है, एक तो रिपेयरमैन के रूप में काम करता है और दूसरा जो है बुक कीपर के रूप में भी काम करता है। टेलर जो है जैस्मिन का एम्प्लॉयर है और जैस्मिन में लव इंटरेस्ट रखता है। इसके बाद में टेलर जो है डफ का फादर है। टेलर डफ का फादर है। बर्ड रिपलमेयर कौन है? तो बर्ड रिपलमेयर जैस्मिन का वो पति है जिससे जैस्मिन की मुलाकात इवोवा में होता है। मतलब जिसके माँ से मुलाकात जो है जैस्मिन का इवोवा में होता है। और बर्ड रिपलमेयर की माँ ने ही अपने बेटे बर्ड को जैस्मिन से मुलाकात करवाया था। ड्यू दिन, अब ड्यू जो है जैस्मिन और बर्ड का एडॉप्टेड बेटा है। जब ये 14 साल के थे, बर्ड जब 14 साल का था तब उनको अडॉप्ट किया गया था। बट 17 के एज में नॉवेल में यहाँ पर इनकी एज यानी कि ड्यू की एज 17 साल दिखाई गई है। डैरेल जो है ये इवोवा में जैस्मिन का नेबर था। इवोवा में जैस्मिन का नेबर था। और इसके बाद में केरिन जो है बर्ड की एक्स वाइफ थी और बाद में जैस्मिन के लिए वो छोड़कर चली जाती है। इसके बाद में मास्टर जी ये ज्योति के टीचर थे जो कि उनको इंग्लिश के लिए इनकरेज करते थे। प्रोफेसर वधीरा
इनका पूरा नाम था प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा। प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा प्रकाश के प्रोफेसर थे और न्यूयॉर्क में रहते थे। इसके बाद में माताजी पिताजी, ये ज्योति के मम्मी और ज्योति के पापा थे। फिर यहाँ पर दीदा, दीदा जो हैं पिताजी मदर, पिताजी की माँ थी, मतलब इनकी दादी थी। हु डजेंट वांट ज्योति टू रिमेन इन स्कूल, जो कभी नहीं चाहती थी कि ज्योति कभी स्कूल जाए। शी फाइंड्स अ ग्रूम फॉर ज्योति बट मास्टर जी कन्विंस फैमिली टू लेट हर कंटिन्यू विद हर स्टडीज। मास्टर जी यहाँ पर इनके फैमिली को समझाते हैं कि उसे अपनी पढ़ाई करने दीजिए, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दें। डफ, डफ जो है टेलर का एडॉप्टेड चाइल्ड है। बिली, बिली जो है टेलर की वाइफ है। लिलियन गॉर्डन, लिलियन गॉर्डन जो हैं जैस्मिन की हेल्पर हैं, जैस्मिन की हेल्प किया था। अब समरी की बात करें तो जैस्मिन जो है शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है जैस्मिन के बचपन से। ये कहानी शुरू होती है जब जैस्मिन जो है, जहाँ पर जैस्मिन जंगल में लकड़ी बीनने गई थी, लाने गई थी, और जहाँ पर उसको एक एस्ट्रोलॉजर मिलता है जिसने उसके फ्यूचर के लिए भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी ये कि उस एस्ट्रोलॉजर ने जैस्मिन के बारे में भविष्य ये किया था कि वह बहुत ही जल्दी विधवा हो जाएगी और उसे जो है देश से बाहर रहना पड़ेगा। देश के अंदर नहीं बल्कि देश से बाहर रहना, मतलब बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी, बहुत जल्दी उसका पति मर जाएगा, बहुत कम एज में शादी होगी और जो उसे देश से बाहर रहना पड़ेगा। ये स्टोरी जो है 24 ईयर जैस्मिन, जिसकी एज है 24 ईयर, 24 साल की है, उससे शुरू होती है। जैस्मिन जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और उस समय जैस्मिन प्रेग्नेंट रहती है और बार्डन में रहती है, इवोवा, बार्डन इवोवा में रहती है। वो जो है अपने ओल्डर लवर पैरालाइज्ड बैंकर बड रिपलमेयर के साथ में रहती है और बड से ही जैस्मिन जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। वो दोनों एक छोटे से कमरे में रहते हैं। देखिए एक्चुअली यहाँ समरी की बात करें तो समरी शुरू होती है जैस्मिन, जिसका नाम पहले ज्योति था, ये जाती है जंगल में। तो जंगल में ऐसे कुछ काम करने जाती है तो वहाँ पर इसको एक एस्ट्रोलॉजर मिलता है और एस्ट्रोलॉजर ने इनके लाइफ के बारे में भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्शन किया था कि तुम्हारी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी और तुम बहुत जल्दी एज में विडो हो जाओगी और साथ में तुमको देश से बाहर रहना होगा। इस पर जैस्मिन उस एस्ट्रोलॉजर पर चिल्लाने लगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजर गुस्से से इनको मतलब धक्का दिया और ये गिर गई और इनके माथे पर जो है एक लकड़ी का घाव लग गया जो कि चांद के आकार का बना हुआ है, निशान बन गया। इसके बाद में आती हैं अब ये जैस्मिन जो है इनके भाई का नाम था हरि प्राण, उनके साथ में रहती थी। और जो है जैसे समस्या ये थी कि धीरे धीरे जैसे उम्र बीतती गई, समस्या ये थी कि शादी कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पर शादी करवाने का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति से शादी करवाया जाए जो कि दहेज प्रथा के खिलाफ हो। अब इस चक्कर में जो है उसका भाई अपने घर पर अपने दोस्तों को बुलाता रहता है और जो इससे कहता है कि अगर कोई पसंद आए तब बताना। लेकिन एक दिन जो है सुखविंदर आता है जो कि सिख लायंस में से एक था और ये सब इस ऐसे खिलाफ थे कि ऐसी औरतें जो साड़ी पहनती हैं ये सब उनसे बहुत नफरत करता था, क्योंकि वो जो है या तो हिंदू को मार देना चाहता था या तो ये चाहता था कि वो यहाँ से चले जाएं। आकर जो है बातें कर रहा था इनके भाई से, तभी उसी बीच में प्रकाश आता है। प्रकाश ने अपनी बातों से
ऐसा कुछ बोला कि सुखविंदर वहाँ से चला जाता है। और इस प्रकार जो है जैस्मिन प्रकाश की बातों से इम्प्रेस हो जाती है और धीरे धीरे प्रकाश को पसंद करने लगती है। और उसके बाद वो अपने भाई से कहती है कि क्या प्रकाश अंग्रेजी बोलना जानता है, तो उसका भाई बताता है हाँ जानता है। तो उसका भाई जो है इन सबको इन प्रकाश के अंदर की बात को जानने के लिए 3 टिकट लेता है और सिनेमा में जाता है। वहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आगे चलकर प्रकाश और जैस्मिन की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद एक दिन प्रकाश जो है ये सोचता है कि वो जो है अब अमेरिका में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका मालिक है बहुत खड़ूस है, वो पूरा पैसा नहीं देता है। अमेरिका में जाएगा। अमेरिका में एक प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा हैं, इनको पत्र लिख चुके थे कि तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा और तुम्हारे से छोटे एज वालों को भी मैंने नौकरी लगवा दिया है। अब क्या होता है, ये पत्र प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा का पत्र प्रकाश जो है जैस्मिन को दिखाता है और फिर ये दोनों डिसाइड कर देते हैं कि हाँ ठीक है। प्रकाश कहता है पहले मैं जाऊँगा, सब ठीक ठाक रहा तो मैं तुमको भी लेके चलूँगा। तो जाने से पहले प्रकाश ने जैस्मिन को एक साड़ी के शॉप पर ले गया और वहाँ पर जो है साड़ी दिलाने के लिए सोचा और दिला ही रहा था, तभी जो है वहाँ पर सिख लाइन के 2 मेंबर्स यानी सुखविंदर और बाकी लोग आए और वहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा दिए थे। ट्रांजिस्टर में बम था। जैस्मिन ने इस बात की तरफ इशारा किया और तुरंत जो है प्रकाश उस ट्रांजिस्टर के ऊपर कूद गया, मीन्स पेट के बल, और प्रकाश की तो मृत्यु हो गई लेकिन जैस्मिन बच गई। अब जैस्मिन जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकली और फिर उसके बाद में आकर घर पर रहने लगी और सारी हाल खबर अपने भाई को बताई। फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपने पति के सपने को पूरा करेगी, अमेरिका जाने के सपने को पूरा करेगी। अपने भाई से कहती है कि नगला नगला नहीं नकली नकली वीज़ा बनवाए जिससे वो अमेरिका जा सके। उसका भाई हरे परेशान हो जाता है कि 19 साल की ये गांव की महिला ये कैसे जाएगी अमेरिका अकेले। लेकिन जैसे तैसे करके उसका भाई अरेंज करता है नकली वीज़ा की और ये जो है अमेरिका जाता है। लेकिन अमेरिका के एयरपोर्ट पर इसे लेने के लिए कोई नहीं पहुंचता, तो एक हाफ फेस नाम का करेक्टर आता है। हाफ फेस बहुत ही दुष्ट टाइप का होता है। वो इसको रिसीव करता है और एक सुनसान इलाके में ले जाकर मतलब इससे जो है फोर्स ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाने की बात करता है, लेकिन ये मानती नहीं। तो वो जो है हाफ फेस जैस्मिन का रेप कर देता है। लेकिन जैस्मिन जो है बाथरूम के बहाने जाती है बाथरूम में और अपने सलवार में से एक तेज धारदार वाला चाकू निकालती है और उस चाकू से पहले तो सुसाइड करने के लिए सोचती है, लेकिन फिर बाद में ये अपनी जीभ को काट लेती है। और जीभ को काटने के बाद जब प्रकाश इनके हाफ फेस के पास आते, हाफ फेस लेटा हुआ आंख बंद करके लेटा था और इनका वेट कर रहा था, आते ही जैस्मिन ने हाफ फेस के गले को चाकू से उड़ा दिया। मतलब गले पर चाकू को मारा और खून बहने लगा और इसके बाद उसने चादर से ढककर चाकू से हत्या कर दी हाफ फेस की। और इसके बाद वो वहाँ से निकली खून वगैरह साफ करके कपड़ा चेंज करके वहाँ से निकली। तब उसको एक महिला मिलती है लिलियन गार्डन, वो सारी चीज़ बताती है कि तुमको कैसे क्या क्या करना है, काफ़ी हेल्प करती है। और फिर ये आगे चलकर टेलर से इनकी मुलाकात होती है, सॉरी देवेंद्र प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा से। प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा एक्चुअल में कोई प्रोफेसर वगैरह नहीं थे, एक्चुअली वो बालों का निर्यात करते थे। फिर आगे चलकर ये टेलर और बिली के यहाँ काम करने लगी। टेलर और बिली हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन टेलर की पत्नी बिली का अफेयर एक दूसरे मर्द से था जिसका नाम स्टुअर्ट था। कुछ दिन के बाद बिली जो है स्टुअर्ट के साथ भाग जाती है और जब बिली स्टुअर्ट के साथ भाग जाती है तो उस समय टेलर और जैस्मिन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ये दोनों साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इसके बाद में फिर एक दिन सुखविंदर का सिख मेंबर वहाँ कहीं दिखता है और उसकी वजह से ये जैस्मिन फिर से उसको उस स्थान को छोड़ देती हैं और आगे चलकर एक महिला से मिलती हैं जिसका नाम है
रिपल मेयर बर्ड की जो माँ होती है उससे मिलती है और वो कहती है कि मेरा बेटा बैंक में है, मैं उससे कहकर जो है आपकी नौकरी लगवा दूंगी। और बर्ड रिपल मेयर जो है वो नौकरी लगवा देता है, लेकिन अल्टीमेटली बर्ड को जैस्मिन से प्यार हो जाता है और जैस्मिन भी कहीं ना कहीं उससे रिलेशनशिप में आ जाती है और इससे वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लेकिन बर्ड सोचता है कि जो है बच्चे के जन्म से पहले वो दोनों शादी कर लें, लेकिन होता क्या, हार्लेन नाम का एक व्यक्ति है जिसने बर्ड को गोली मार दी और खुद अपने आप को गोली मार ली, लेकिन बर्ड बच गया, बट वो पैरालाइज हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर एक डैरल नाम का करेक्टर आता है। डैरल ने जैस्मिन को प्रपोज किया, लेकिन जैस्मिन ने मना कर दिया, तो डैरल ने उसी रात को आत्महत्या कर ली। अब फिर ये जो है बर्ड के साथ में बर्ड की सेवा पानी करती है, जैस्मिन बर्ड के साथ में रहती है। लेकिन फिर बाद में टेलर आता है, टेलर डफ के साथ आता है और वो कहता है कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, तुमको चलना हो तो चलो। अब यहाँ जैस्मिन बुरा फंस जाती है, लेकिन जैस्मिन ने अल्टीमेटली वो टेलर के साथ चली जाती है। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है जैस्मिन की। आई होप समझ में आया होगा। इसके थीम की बात करें तो पर्सनल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी, ट्रॉमा और इमिग्रेंट एक्सपीरियंस है। अब देखिए नेक्स्ट वर्क है ट्रिब्यूट टू पापा। ट्रिब्यूट टू पापा, इसको लिखा था ममता कालिया ने। अब देखिए ट्रिब्यूट टू पापा एक पोयम है जिसको लिखा है ममता कालिया ने। ममता कालिया एक इंडियन पोएटेस हैं। इन्होंने जो है 9 वर्ष की एज से ही लिखना शुरू कर दिया था और ममता कालिया ने 25 से ज़्यादा किताबें लिखी, जिसमें 4 नॉवेल और 10 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन इंक्लूड है। ममता कालिया ने अपने पोएट्री के वर्क को 2 वॉल्यूम में इन्होंने पब्लिश करवाया। एक तो ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर पोएम्स 1970 में और दूसरा पोएम्स 78 1979 में। इनके पोएम की बात करें तो ममता कालिया का जो पोएम है वो वीमेन के लाइफ के फ्रस्ट्रेशन पर बेस्ड होता है और कहीं ना कहीं हाउस में वीमेंस की सिचुएशन को दिखाया है, हाउस के बाहर और हाउस के अंदर। इस पोएम का मेन फोकस जो है या ममता कालिया का जो मेन फोकस होता था लव पर होता था, वीमेन के डिस्क्रिमिनेशन पर होता था और मेन और वीमेन के रिलेशनशिप पर होता था। ममता कालिया एक फेमिनिन टाइप की पोएट हैं, फेमिनिन डिजायर्स की पोएट हैं, होप्स, फियर्स और जो है ब्लाइंडनेस एक्सपीरियंस्ड बाय वीमेन इन जनरल। अब देखिए ये जो है ये जनरल वे में वीमेन के द्वारा जो होप्स, फियर्स, लोनलीनेस, अकेलापन, डिजायर्स का फेस किया जाता है, उन सब की ये पोएट हैं। मीन्स इनको पोएट ऑफ फेमिनाइन डिजायर्स कह सकते हैं। और इसके साथ में ट्रिब्यूट टू पापा एक ऐसी पोएम है जहाँ पर ममता कालिया जो है अपने पिता के प्रति एक स्पिरिटफुल कॉम्प्लीमेंट देती है। इस पोएम में एक कम्युनिकेशन दिखाया गया है फादर और जो है डॉटर के बीच में एक एज का कम्युनिकेशन दिखाया गया है और साथ में ममता कालिया इस बात की तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि उनके पिता के आइडियाज़ जो हैं वो अपने आइडियाज़ के ही कारण डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। ममता कालिया ऐसा फील करती है कि उसके पिता जो हैं फेल हैं, उसके पिता फेलर हैं, सक्सेस नहीं हैं, इसलिए अपने वो पिता पर प्राउड नहीं कर पाती है। और इसके साथ में पोएट जो है स्टार्टिंग में इस पोएम के पोएट यानी कि ममता कालिया क्वेश्चन करती हैं, है ना। पोएट जो हैं पोएम के इस स्टार्टिंग में पोएट क्वेश्चन करती हैं कि उसके अपने पिता से क्वेश्चन करती हैं, हु केयर्स फॉर यू पापा, पापा तुम्हारी केयर कौन करता है। शी सेज हर पापा टू बी एन अनसक्सेसफुल मैन,
वो अपने पापा से कहती है कि आप तो एक असफल व्यक्ति हो और जो है वर्ल्ड में बहुत अच्छा प्लेस नहीं प्राप्त कर पाए हो। पोएट कहती है कि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके पिता ने लिमिटेड ड्रीम्स रखे ज़िंदगी में और उसी में पूरी ज़िंदगी बिता दी। ममता कालिया कहती हैं और ये इच्छा जाहिर करती हैं कि काश उसके पापा स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे होते और वो जो है प्राउडली कह पाती कि मेरे पापा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में है ना। पोएट कहती हैं कि उसके पिता हमेशा एक मॉडल मैन बनने का प्रयास करते हैं, एक जो है आदर्शवादी व्यक्ति बनने का प्रयास किए हैं और जब वो जो है किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते हैं और बल्कि जब खाली टाइम रहता है तो अपना सारा टाइम वो मंदिरों में बिताते हैं, प्रार्थना करते हुए बिताते हैं, है ना। और इसके साथ में पोएट कहती हैं कि उनके पिता, है ना, उनके पिता, वो कहते हैं कि वो अपने पिता के समान या रानी लक्ष्मीबाई के समान नहीं बनना चाहती है। और पोएट कहती है कि चलो ठीक है, 2 गधों वाली ताली मैं तुम्हारी महानता के लिए देती हूँ और जो है 3 ताली रानी लक्ष्मीबाई की महानता के लिए मैं देती हूँ। पोएट जो है सोच रही है, अपने पिता के डिसऑनिंग के बारे में सोच रही है और क्वेश्चन करती है क्या होगा अगर मैं आपको मिस्टर कपूर लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट सेक्शन कहने लगूं तो क्या हो जाएगा। ट्रिब्यूट टू पापा एक ऐसी पोएम है जहां पर बेटी जो है पिता के फेलर के बारे में बात करती है, वो जो है अपने पिता से ओपनली बात करती है, अपने लव अफेयर के बारे में अपने पिता से ओपनली बात करती है और कहती है कि इसमें कोई साइंग नहीं है, फिजिकल इंटीमेशन के बारे में बताने में मुझे कोई साई नहीं है, लेकिन वो अपने लवर के बारे में उस पिता से कहती है और अपने पिता से कहती है क्या होगा कि अगर उसका टमी जो है बाहर निकलना शुरू हो जाए, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तब क्या होगा। वो कहते कि उसके पिता इतने ज़्यादा साइंग हैं कि वो जो है सोसाइटी को बता नहीं पाएंगे कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है, बल्कि वो तो जो इतने ज़्यादा साइनस हैं कि उनके दिमाग में सुसाइड की थिंकिंग आएगी। लेकिन ये कहती है कि आप वो केयरफुल रहेगी, है ना, परेशान मत हो, है ना, वो ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। अब नेक्स्ट पोएम है द यूनिकॉर्न। देखिए द यूनिकॉर्न को लिखा था सुनीति नाम जोशी ने। तो देखिए सुनीति नाम जोशी ने द यूनिकॉर्न पोएम को लिखा। अब द यूनिकॉर्न, सुनीति नाम जोशी एक इंग्लिश पोएट और इंडियन पोएट हैं। सुनीति नाम जोशी इंडियन राइटर हैं, लेकिन इसके साथ में वो एक फेमिनिस्ट लेस्बियन पोएट के भी रूप में जानी जाती हैं। फेमिनिस्ट लेस्बियन पोएट के भी रूप में इनको जाना जाता है और ये जो है इन्होंने कई सारी कलेक्शन ऑफ पोएट्री को पब्लिश करवाया, कई सारी नॉवेल्स को पब्लिश करवाया और सुनीति नाम जोशी ने चिल्ड्रन बुक भी पब्लिश करवाया और इनकी वर्क को कई सारे लैंग्वेज में जैसे स्पेनिश, इटालियन, डच, चाइनीज, कोरियन और हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। ये पोएम द यूनिकॉर्न, नाम जोशी जो हैं इस पोएम के थ्रू, है ना, अनरियल चीज़ों को रियल चीज़ों से कनेक्ट करने का प्रयास करती हैं, माइथोलॉजिकल चीज़ों को रियल चीज़ों से कनेक्ट करती हैं और जो है लव और आइडिया ऑफ लव के बीच में जो कंट्रास्ट है उस चीज़ को दिखाना चाहती हैं, उस चीज़ के बीच में कंट्रास्ट क्या है उस चीज़ को बताना चाहती हैं। पोएटेस जो हैं यूनिकॉर्न को एक मिथिक एग्जिस्टेंस के रूप में सिम्बलाइज किया है यहाँ पर, है ना। और वो कहती हैं कि ये जो प्रेजेंट वर्ल्ड है ये उसका सपोर्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो जो है यूनिकॉर्न को लाती हैं। यूनिकॉर्न शायद एग्जिस्टेंस में हो, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में ये एक मिथ के रूप में पाया गया है। पोएम में पोएटेस जो हैं वाइल्ड यूनिकॉर्न के बारे में बात करती हैं। द यूनिकॉर्न पोएम में पोएटेस जो है वाइल्ड यूनिकॉर्न के बारे में बात करती हैं और बताती हैं कि ये जो वाइल्ड यूनिकॉर्न है ना, ये मिथिकल
हॉर्स लाइक वाइट एनिमल है और जिसके सेंटर से, फोरहेड के सेंटर से एक जो है सींग निकलती है, एक ही सींग है। और पोएटेस जो हैं इस यूनिकॉर्न पर सवारी करती हैं और जो है ये जो हैं जब सवारी करती हैं तो ये कहती हैं कि अब ये सवार हो गई है तो ये लीव्स एंड सिल्वर थॉर्न, और इसके साथ में फाउल वेदर को भी क्रॉस करने में एबल हैं। ऐसा लगता है जैसे पोएटेस जो हैं नेचर के अगेंस्ट जा रही हो। मतलब यहाँ पर ये सीधा कहना चाह रही हैं कि पोएटेस जो है अपने बेलबेट से पूछती है कि लब क्या तुम मेरे साथ सवारी करोगे, लेकिन उसका जो लबर है वो पीछे छूट जाता है, वो मना कर देता है और ये उसको पीछे छोड़ देती है और यहाँ पर उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, दिल टूट जाता है। लेकिन स्पीकर जो है अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखती है, वो रुकती नहीं है। यद्यपि उसका लब जो पीछे छूट जाता है लेकिन ये रुकती नहीं है। यहाँ पर जो है मैन वुमेन रिलेशनशिप को दिखाया गया है। और दूसरा नंबर जहाँ पर लेडी जो है राइड कर रही हैं और चाहती हैं कि उसका लवर या वुमेन या उसका लवर जो उसके साथ जो है क्या करे, उसके साथ सवारी करे वाइल्ड यूनिकॉर्न पर और उसके साथ चले, लेकिन वो मना, जब उसका बिलव्ड उसको रिफ्यूज कर देता तब ये अकेली ही चलती है। और इस पोएम को रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम माई लास्ट डचेज या एक और पोएम है द लास्ट राइड टुगेदर से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे माई लास्ट डचेज में ड्यूक ऑफ फेरारा को तब इंसल्ट महसूस होता है जब उसकी वाइफ एक वाइट म्यूल पर सवार हो जाती है, तो इस तरह से वो कहता है कि इस मैनर में उसके क्वीन को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसी तरह यहाँ स्पीकर इस पोएम में यूनिकॉर्न पर सवारी करती हैं और उससे बताती हैं कि किस तरह से उसका लबर जो है उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता है। इस पोएम में नाम जोशी, जैसा कि नाम जोशी एक लेस्बियन राइटर्स हैं, तो राइटर्स अब यहाँ पता नहीं है कि वो लेस्बियन पोएट के बारे में सोच रहा है, मतलब वो गर्ल लेस्बियन पोएट हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा ये जाता है कि राइटर जो कि खुद फीमेल हैं और ये किसी फीमेल गर्ल के लब के बारे में बात करती हैं। इनको जैसे खुद फीमेल हैं और ये किसी फीमेल किसी गर्ल से इनको लब हो गया है। और जैसा कि इनका रिलेशनशिप जो सोसाइटी में है वो विमेन विद विमेन रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए जो है वो जो है बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं उठाना चाहती हैं, अपने लब को फोर्स नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि हमारी इस कन्वेंशनल सोसाइटी में विमेन विमेन रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल नहीं है। और स्पीकर जो है अपनी राइड पर अकेली यात्रा करती है और चली जाती है और कहती है राइडिंग आ यूनिकॉर्न इज अ मिथिकल एक्ट फॉर सेक्स वन नीड्स समवन टू लव। ये कह रहे हैं राइडिंग जो है यूनिकॉर्न पर सवारी करना एक मिथिकल एक्ट है, जैसा कि सेक्स के लिए किसी न किसी व्यक्ति से प्यार करने की आवश्यकता होती है। यहाँ वाइल्ड यूनिकॉर्न को एक पैसियोनेट लव के रूप में दिखाया गया है और इसको कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डिजायर्स होते हैं इसके प्रति, उस चीज़ को भी वाइल्ड यूनिकॉर्न के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ पर सिंबल्स की बात करें तो द फ्रेज ग्रीन लाइट ऑफ ट्रीज एंड डार्क लाइट ऑफ द नाइट कन्वे द टाइम फॉर लव मेकिंग। यहाँ पर देखिए ग्रीन लाइट ऑफ ट्रीज एंड डार्क लाइट ऑफ नाइट, इस चीज़ को टाइम फॉर लव मेकिंग से सिम्बलाइज किया गया है। पास्ट लीव्स का मतलब होता है इमेज ऑफ पास्ट लीव जो सिम्बलाइज करता है वो फीमेल जेनिटल के इमेज को सिम्बलाइज करता है। और यूनिकॉर्न जो है उस हॉर्स से बिलोंग करते हुए पहले से ही वो सेक्सुअल को इन्हांस करता है। और उसके साथ में जो यूनिकॉर्न में मैन जो है एक सेक्स की तरह यूनिकॉर्न में
जो यूनिकॉर्न को एक सिंबल ऑफ सेक्स टॉय की तरह ट्रीट किया गया है, उसको सिंबल ऑफ सेक्स टॉय के रूप में देखा जाता है। However, the irony is that since the love stage behind it means the speaker has to carry along with the task only, which in a clear indication of self-stimulation। बात करें कंक्लूजन की, तो ये पोएम द यूनिकॉर्न ये ओवरऑल किसी इंसान की लाइफ में जो उसका सेल्फ रियलेंस होता है उसके बारे में है। किसी व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट करना भी चाहिए। किसी व्यक्ति को अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, खुद में ट्रस्ट करना चाहिए, और दुनिया क्या कहती है तुम्हारे बारे में इसके अनुसार मूव नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद के ट्रस्ट के अनुसार चलना चाहिए। स्पीकर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर को भी दिखाती है और कहती है कि डिसीजन मेकिंग पावर की वजह से वो जो है जर्नी कंटिन्यू कर पाती है। ये पोएम एक ब्लिस है जहाँ पर स्पीकर जो है को ये रियलाइज हो पाता है कि उसे जो है कंटिन्यू चलना चाहिए, और उसके साथ में पास्ट लव और फाउल वेदर के द्वारा वो जो है सेंस ऑफ लॉस को भी आगे छोड़ देती है, मीन्स वो कंटिन्यू चलती रहती है।